यस, आई गेस स्क्रीन विजिबल शायद काम नहीं कर रहा है, तो अब मैं टैब से काम करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोला है extraction ratio during development of a board and pillar panel is 0.18 in a flat call seam. Panel is further extracted by widening the galleries, and the extraction ratio changes in 2.28. The percentage change in pillar stress considering the tributary area method, what will be? So tributary area method basically आप लोगों को पता होगा, it will be stress जो होता है वो यहाँ पे हो जाएगा specific density into height divide by एक्सट्रैक्शन रेशियो 1 - r। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें बेसिकली किया क्या है अच्छा एक बात और, मैं डिस्कशन में सॉल्यूशन यहीं पर है, तो जहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन नीडेड होगा आई विल एक्सप्लेन, और आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि लाइक अगर समझ में नहीं आता है तो मैं सेम सॉल्यूशन को वापस एक्सप्लेन कर दूँगी। कैसे ही होगा इस पे, चलो ठीक है, जो भी है। तो परसेंटेज इन चेंज इन पिलर, तो इसने बोला है कि पहले जो एक्सट्रैक्शन रेशियो था वो 0.18 था। अभी इन्होंने क्या किया कि जो गैलरी विड्थ थी उसे और इंक्रीज कर दिया, मतलब कि जो पिलर है पिलर की विड्थ को और डिक्रीज कर दिया। तो उससे हुआ क्या कि जो एक्सट्रैक्शन रेशियो हो गया वो हमारा इंक्रीज हो गया, मतलब कि हम जो पिलर पहले छोड़ रहे थे, सपोज 50 मीटर स्क्वायर छोड़ रहे थे, तो अभी हम छोड़ रहे हैं 25 मीटर स्क्वायर। सो इसलिए एक्सट्रैक्शन रेशियो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो वो बोल रहा है कि चेंज इन स्ट्रेस क्या होगा। तो चेंज इन स्ट्रेस पहली बात तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारा जो पिलर का एरिया है वो कम हो गया है, तो उस पर स्ट्रेस इंक्रीज हो गया है। और दूसरी बात कि वो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सिंपल सा परसेंटेज चेंज वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। सो स्ट्रेस ऑन पिलर 1 निकालेंगे, देन विद सेकेंड एक्सट्रैक्शन रेशियो निकालेंगे, और उसके बाद में सिंपल परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, मतलब कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 डिवाइड बाय सिग्मा 1 इंटू 100। सो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने का ट्राई कर रही थी मनीष कुमार, बट एक्चुअली अभी स्क्रीन का कुछ इश्यू मुझे लग रहा है, मतलब इन्फिनिटी स्क्रीन दिख रहा था। सो नेक्स्ट क्लास से एक बार इसको सॉर्ट करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, shearer is deployed in a mine where the specific energy consumption for cutting coal is 1000 kilojoule per meter cube. The specific gravity of coal is 1.3, एंड मशीन इतना 1 आवर में 900 टन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल पावर कंजप्शन बोला है कि 70% है, मतलब कि अगर हम 100 वाट की पावर दे रहे हैं तो आगे जाके मशीन तक वो 70 वाट तक ही पहुंच रहा है, तो मतलब जो काम 100 वाट में होना चाहिए था वो अभी ज़्यादा पावर में होगा। इसका बेसिकली यही मतलब है। सो एक बार मैं ट्राई करती हूँ, अगर स्मार्ट बोर्ड ओपन होता है तो जस्ट अ सेकेंड। हाँ मैं समझ रही हूँ, मोबाइल में दिक्कत आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। मैं वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें बेसिकली बोर्ड एंड पिलर मेथड यूज़ हो रहा है एक माइन में, और उन्होंने एक्सट्रैक्ट करा है, मतलब कुछ गैलरीज उन्होंने एक्सट्रैक्ट करी है। फिर उनको लगता है कि अभी जो पिलर है उसकी विड्थ को और कम कर सकते हैं। तो उन्होंने बाद में क्या किया कि गैलरीज को, लाइक अगर वो 5 मीटर थे तो उसको 7 मीटर इंक्रीज कर दिया, और तो उससे एक्सट्रैक्शन रेशियो चेंज हो जाएगा।
तो वहाँ पे वो पूछ रहा है कि चेंज इन पिलर स्ट्रेस कितना होगा, परसेंटेज चेंज इन पिलर स्ट्रेस कितना होगा। सो जैसे कि इधर देखते हैं, मैं ये बता रही थी, दिस इज़ द बोर्ड इन पिलर मेथड। तो पहले वो लोग सपोज यहाँ पे एक्सट्रैक्शन रेशियो हमारा आ रहा था 0.18। अब पिलर की विड्थ को उन्होंने क्या किया, इतना और रिड्यूस कर दिया, मतलब कि अभी इतना और एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे, दिस। सो अभी क्या हुआ कि जो कोल वो निकाल रहे हैं, जो कोयला वो निकाल रहे हैं वो ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा होने से एक्सट्रैक्शन रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो 0.23 हो गया। तो अभी वो बोल रहा है कि इस पे जो स्ट्रेस लग रहा है, मतलब इस तरह से एक पिलर है, इसके ऊपर ओवरबर्डन का स्ट्रेस यहाँ पे लगेगा, राइट। सो स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो अगर एरिया कम हो जाएगा, एरिया अगर कम हो जाएगा तो जो स्ट्रेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो इसमें यही पूछा है कि परसेंटेज स्ट्रेस कितना इंक्रीज होगा। तो ट्रिब्यूटरी एरिया मेथड में होता क्या है कि हमें स्पेसिफिक डेंसिटी दिया होता है गामा, और हमें हाइट दिया होता है, मतलब ये वाली हाइट हमें दिया है कि ये हाइट कितना है, और हम यहाँ पे एक्सट्रैक्शन रेशियो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर लो। लाइक पूरा डिराइव करने से बेटर है कि इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप डायरेक्ट स्ट्रेस निकाल सकते हो, अगर आपको स्पेसिफिक डेंसिटी, हाइट और एक्सट्रैक्शन रेशियो दिया हुआ है। सो आप डायरेक्ट इसे यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली हमारा स्ट्रेस वन और स्ट्रेस टू यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद में परसेंटेज इन परसेंटेज चेंज क्या हो गया। अब यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या कि गामा और एच हमें नहीं दिया हुआ था, मतलब कि अगर एक ही माइन है तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम ही होगा, और जो हाइट है अबव ओवरबर्डन की जो हाइट है वो सेम ही होगी। तो यहाँ पे वो नहीं दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको एज अ वेरिएबल मान लेंगे। और यहाँ पे इसको जब डिवाइड करेंगे, लाइक 1.39 इंटू गामा इंटू एच माइनस 1.22 गामा इंटू एच डिवाइड बाय गामा इंटू एच इंटू 100। सो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला पार्ट। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो 13.93 आता है यहाँ से। ओके, ओके, थैंक यू। अभी ठीक है ना, ठीक है। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक शेयरर है, वो एक माइन में डिप्लॉयड है, और जहाँ पर ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सवाल है, पर ठीक है, हमसे पूछा है तो देख लेते हैं। कटिंग कोल, ये बोल रहा है स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन जो है 1 मीटर क्यूब के लिए 1000 किलो जूल है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल हमें दिया हुआ है 1.3। यहाँ पे बोल रहा है कि मशीन प्रोड्यूस 900 टन पर आवर, द इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन इन किलोवाट ऑफ द shearer एट 70% मोटर एफिशिएंसी क्या होगा। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं, जिस दो तीन कॉन्सेप्ट है जो हमें ध्यान में रखने हैं, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो अ, यहाँ पे बोला है स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, राइट। सो बोल रहा है कि 1 मीटर क्यूब अगर हमें और एक्सट्रैक्ट करना है तो शेयरर्स को 1000 किलो जूल पावर की नीड होगी, ठीक है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट डिटेल दिया हुआ है, मशीन प्रोडक्शन कितना है, 900 टन पर आवर है। तो एक घंटे में 900 टन कोल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमें टन में दिया हुआ है, पर हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है वो हमें पर मीटर क्यूब में दिया है। तो हमें क्या करना है, जो टनेज है उसे वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल सा, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है टनेज डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो यहाँ से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 900 टन
लेट मी टेल यू। ठीक है। सो इम्पल्स का फॉर्मूला है, डिवाइड टर्न पर आवर है, इसे हमें मीटर क्यूब पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो हमें इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे, ये हो गया मीटर क्यूब एंड पर आवर। बेसिकली हमने इसे स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड कर दिया है। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 692.31 मीटर क्यूब पर आवर जो है वो वॉल्यूम है यहाँ पे। एक घंटे में 692 के अराउंड मीटर क्यूब वॉल्यूम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? मैं अज्यूम कर रही हूँ कि क्लियर है। एनर्जी कंजम्पशन पर आवर इसके बाद में हो जाएगा। सो 1000 किलो जूल पर मीटर क्यूब है। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 किलो जूल यूज़ हो रहा है। मैं ऐसे ही करती हूँ इसको कि यूनिट मेथड अगर हम लगाते हैं तो वो ईज़ी पड़ता है। तो 692.31 मीटर क्यूब में कितना होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 692.31 इंटू 1000 किलो जूल। ठीक है, तो इतना हमारा एनर्जी कंजम्पशन है। उसके बाद में क्या करेंगे, और ये एनर्जी कंजम्पशन पर आवर है क्योंकि 1 घंटे में 692 मीटर क्यूब वॉल्यूम हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इफ 1 मीटर क्यूब के लिए 1000 किलो जूल की एनर्जी लग रही है, तो 692 के लिए हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। उसके बाद में हमें अब इसको चेंज करेंगे एनर्जी कंजम्पशन को किलोवाट में। क्यों क्यों चेंज करना है, मतलब ऐसा क्या नीड है, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है यहाँ पे वो किलोवाट में दिया हुआ है। सो किलो जूल पर आवर को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, किलो जूल पर आवर इंटू 1/3600। तो ये इक्वल होता है किलोवाट के। किलो एक वॉट जो होता है वो होता है जूल जूल पर सेकेंड। सो यहाँ पे इसको जस्ट कन्वर्ट किया है। दिस इज़ आवर एनर्जी डिवाइड बाय 3600। सो यहाँ पे 192.31 किलो जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड हमारे पास में होता है वॉट, तो हमारे पास में आ गया 192.31। तो क्या ये हमारा आंसर होना चाहिए? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। देखना आप यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, 70% मोटर एफिशिएंसी। सो इसका क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमारा जनरेटर है, मोटर है, और यहाँ पे हमें है शीयरर। ठीक है, ये हमारा है शीयरर। ठीक है, ये हमारी है मोटर। मोटर की एफिशिएंसी कितनी है? 70%। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे 1000 किलोवाट पावर दे रहे हैं, तो यहाँ पे 70 किलोवाट की पावर जा रहा है। और अभी हमने चेक किया कि हमें 192.31 किलोवाट पावर की नीड है फॉर 1 आवर प्रोडक्शन। सो इसको कैसे करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे। 70 किलोवाट के लिए हमें चाहिए 1000 किलोवाट। सो 192.31 किलोवाट के लिए हमें चाहिए होगा 192.31 इंटू 1 डिवाइड बाय 70। तो इसे इस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 272 समथिंग। सो ये इसके क्लोज रहेगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 274.72। लास्ट स्टेप मतलब 70% वाला या उससे पहले वाला?
अच्छा अभी मैसेज किया ना, ठीक है। सो हमें यहाँ तक क्लियर है ना कि सबसे पहले इसने बोला था 900 टन पर आवर प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद में हमें पर मीटर क्यूब में चाहिए था क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन पर मीटर क्यूब में था, तो हमने 900 टन को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। मीटर क्यूब जब वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया तो हमने चेक किया कि अगर हमें पर आवर 692 मीटर क्यूब चाहिए तो कितना एनर्जी लगेगा। तो 1 मीटर क्यूब के लिए 1000 था, तो उसके लिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। तो यहाँ पर हमारे पास में एनर्जी कंजम्पशन पर आवर आ गया। पर आवर आने के बाद में हमें कन्वर्ट करना था इसे किलोवाट में। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा कि यहाँ पर एक वॉट जो होता है वो जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे आवर है, तो हमने इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो यहाँ पर आवर को चेंज कर दिया 3600। सो यही स्टेप यहाँ पे फॉलो हुआ है। तो 192 मतलब हमारे पास में आ गया कि एक एक 1 आवर में 900 टन के लिए हमें 192.31 किलोवाट चाहिए। अब इसके बाद में लास्ट स्टेप क्या है कि वो बोल रहे हैं मोटर की एफिशिएंसी जो है ना वो 70% है। और जब 70% एफिशिएंसी है ना, तो अगर हम 100 वॉट या 100 किलोवाट पावर दे रहे हैं तो उसके पास 70 किलोवाट ही पावर जा रहा है। तो जो काम उसे 100 किलोवाट में करना चाहिए था वो 70% ऑफ दैट पावर में कर रहा है। तो अगर मैं इसे इंजीनियरिंग टर्म में बोलूँ तो इनपुट पावर हमारे पास में अगर 100 किलोवाट है और एफिशिएंसी अगर 70% है, तो आउटपुट में जो हमारे पास में पावर होगी वो होगा 100 इंटू 0.7। ठीक है। अभी हमने जो कैलकुलेट किया है वो आउटपुट पावर है। ये हमने जो कैलकुलेट किया है 192.31, वो आउटपुट पावर है। ये हमारी आउटपुट थी कि हमें इतना पावर तो चाहिए ताकि हम 900 टन प्रोड्यूस कर पाए। सो यहाँ पे देखो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ठीक है, ये एफिशिएंसी है। सो अभी हमारे पास में एफिशिएंसी गिवन है 70%। आउटपुट हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पे, और हमें इनपुट पावर फाइंड आउट करना है। तो जस्ट मैंने यहीं पे यहाँ पे यही किया है, और इसको हमने डिवाइड किया है 70% से। यस। अभी क्लियर है क्या? सॉरी, वो 100 था, वो गलत लिखा हुआ है। 70% को कन्वर्ट किया है ना, 70 डिवाइड बाय 100, वो वहाँ से वो यहाँ पे यस 1000 नहीं आएगा, यहाँ पे 100 आएगा। राइट। ये ऐसे होगा, इसको भी कर देते हैं। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
In a bench blasting round, N4 density is 800 kg per meter cube. Rock specific gravity is 2.7. Hole diameter is 102 mm. The spacing to burden ratio is 1.25. If burden is 2, then desired powder factor is 0.4 kg per ton. तो चार्ज लेंथ हमारे हमसे पूछा है कि क्या होगा इन द क्लोजेस्ट नियरेस्ट इंटीजर. सो इसको देख लेते हैं एक बार. तो सबसे पहले तो इसको जस्ट अज्यूम करो यहाँ पे हमारा ब्लास्ट होल है, एक ब्लास्ट होल, और ये इतने एरिया को अफेक्ट करेगा. सो ये हो गया हमारा स्पेसिंग. ये हो गया बर्डन. बर्डन होता है फेस से डिस्टेंस और स्पेसिंग होता है होल टू होल डिस्टेंस. उसके अलावा यहाँ पे वो बोल रहा है कि सपोज इतना एक्सप्लोजिव हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं और इतना स्टेमिंग कर रहे हैं. ये होता है स्टेमिंग. एंड यहाँ पे हो गया चार्जिंग. तो वो पूछ रहा है कि चार्ज लेंथ आपको फाइंड आउट करना है कि कितना होगा. ठीक है. और यहाँ पे होल डायामीटर हमें दिया हुआ है 102 मिलीमीटर. सो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. मीटर में कितना हो जाएगा 102 डिवाइड बाय 1000. ये हो जाएगा 0.102 मीटर. ये हमारा है डायामीटर यहाँ पे. सो पाउडर फैक्टर क्या होता है. पाउडर फैक्टर होता है हाउ मच ऑफ एक्सप्लोजिव आपको नीड है फॉर 1 टन और के ब्लास्ट के लिए. मतलब 1 टन अगर और आपको ब्लास्ट करना है तो पाउडर फैक्टर कितना नीड होता है, वो होता है पाउडर फैक्टर. सॉरी, कितना एक्सप्लोजिव नीडेड होता है इन केजी, वो होता है पाउडर फैक्टर. सो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हम एक्सप्लोजिव का वन होल के लिए फॉर वन होल हाउ मच केजी ऑफ एक्सप्लोजिव हमें चाहिए. तो वो होगा वॉल्यूम ऑफ होल इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दो, डेंसिटी बोल दो. ठीक है. यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ होल कितना है. इसको सिलेंड्रिकल शेप में अगर मानेंगे तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू लेंथ इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ चार्ज है. मतलब कि अगर 10 मीटर का एक्सप्लोजिव है तो उसमें अगर आपने 6 मीटर 10 मीटर का बोर होल है तो उसमें अगर आपने 6 मीटर एक्सप्लोजिव फिल किया है तो जो 6 मीटर है उसे हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें उतना ही एरिया, उतना ही वॉल्यूम चाहिए, उतने ही वॉल्यूम में हमारा एक्सप्लोजिव है. ठीक है. सो अभी यहाँ पर हो गया वन होल के लिए ठीक है. अब यहाँ पे इसको वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है पाई डी स्क्वायर बाय 4 चार्ज लेंथ इनटू डेंसिटी. उसके बाद में हमें क्या चाहिए नेक्स्ट. पाउडर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए, पाउडर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें नेक्स्ट चीज़ चाहिए वॉल्यूम ऑफ रॉक या टनेज ऑफ रॉक. ठीक है. तो टनेज ऑफ रॉक कैसे निकालेंगे. टनेज ऑफ रॉक बेसिकली हो जाएगा वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है. यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा बर्डन स्पेसिंग इनटू लेंथ ऑफ बोर होल. ठीक है. ये कंप्लीट होल का यहाँ पे. और यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी 2.7 यहाँ पे आई गेस गिवन है. ठीक है.
अब अगर हम सपोज करते हैं कि लेंथ ऑफ बोर होल 1 मीटर है, तो टनेज ऑफ रॉक हो जाएगा बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू 2.7। यहाँ पे बर्डन हमें गिवन है, बर्डन और स्पेसिंग का रेशियो गिवन है, बर्डन डिवाइड बाय स्पेसिंग आई गेस। यस, यहाँ पे स्पेसिंग इसका रेशियो हमें गिवन है 1.25, तो स्पेसिंग हो जाएगी 2.5 मीटर। सो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। पाई डायमीटर की जगह पे 102.102 मीटर। देन यहाँ पे एफ हमें कैलकुलेट करना है, एफ बेसिकली चार्ज लेंथ है। देन डेंसिटी, उसके बाद में स्पेसिंग, बर्डन और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सारी वैल्यूज जब आप पुट करोगे यहाँ पे, और पाउडर फैक्टर आपको गिवन है 0.40। तो इसको कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। पाउडर फैक्टर हो जाएगा हमारे पास में एक्सप्लोजिव डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रॉक फॉर 1 मीटर लेंथ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्सप्लोजिव हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ चार्ज होल इनटू डेंसिटी लिख देते हैं इसको, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ रॉक हो जाएगा, स्पेसिंग, बर्डन, 1 मीटर लेंथ है, और यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी, और पाउडर फैक्टर हमें गिवन है 0.4। तो यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना है, और यहाँ से लेंथ आपकी आएगी अराउंड 0.826%। ठीक है, हाँ, होल होल लेंथ 1 मीटर लिया है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है उसमें हो लेंथ आपको यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, और वो वैसे भी परसेंटेज में आपसे पूछ रहा है। तो परसेंटेज में पूछने का मतलब ये है कि अगर 10 मीटर में 6 मीटर आप चार्ज कर रहे हो, तो 1 मीटर में आप कितना करोगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि आंसर आ रहा है 0.826, राइट। सो ये बोल रहा है 0.826। तो इसका क्या मतलब है मैं वो बताती हूँ। सपोज आपने यहाँ से सारी वैल्यूज पुट कर दी, और उसके बाद में आपको कैलकुलेट करने के बाद में आंसर आ रहा है 0.826 एफ। ठीक है, और यहाँ पे हमने चार्ज लेंथ लिया था 1 मीटर। सो वो पूछ रहा है कि परसेंटेज कितना होगा इसका, तो ये हो जाएगा 82.6%। बेसिकली ये जो निकला है ये हमारा फ्रैक्शन बोल सकते हो आप इसको, ये फ्रैक्शन भी बोल सकते हो कि 1 मीटर में अगर 0.82 आप चार्ज कर रहे हो, तो 100 मीटर में कितना करोगे, तो 100 मीटर में हो जाएगा 82.6। तो वही हमारा परसेंटेज है। सो नियरेस्ट इंटीजर इसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 5 से बड़ा है, और तो ये हो जाएगा 83% यहाँ पे। अ, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। A coal seam of 4 meter height is mined using a double-ended ranging drum shearer for a wave depth of 0.6 meter. Coal density is 1.5 ton per meter. If the panel width is 120 meter, what is the production per cycle per ton? ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर डायमेंशन दिया हुआ है कोल सीम का, और कितना कितना शेयरर कट कर रहा है वो भी हमें दिया है। वो बोल रहा है 1 घंटे में कितना और एक्सट्रैक्ट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे आ जाते हैं। ये वाला फॉर्मूला अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, पैनल विड्थ बता दो, कोल सीम हाइट बता दो, और वेब डेप्थ बता दो, उसके बाद में कोल डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो। पर साइकिल में आपका इतना एक्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो मैं इसको कॉन्सेप्ट वाइज बता देती हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज कैसे करेंगे सब। सो यहाँ पे देखिए, ये हमारा फेस हो गया लॉन्ग वॉल का, और इतना कितना 0.6 मीटर कट कर रहा है ना। हाँ, वेब डेप्थ क्या होता है, कितना विड्थ वो एक्सट्रैक्ट करता है।
और यहाँ पे शेयर है, ठीक है। तो सिंपल से वो बोल रहा है कि एक साइकिल में कितना करेगा। तो इसका हमें हाइट दिया हुआ है 4 मीटर, और पैनल विड्थ, तो पैनल विड्थ हो गया। जो लेंथ होती है इसे लेंथ भी बोलते हैं, फेस लेंथ अगर कोई पूछेगा तो वो भी पैनल विड्थ ही है, तो ये 120 मीटर है यहाँ पे। ठीक है, तो 120 मीटर ये हो गया। 4 मीटर हाइट हो गई, और हमें वेब कट बताया हुआ है 0.6 मीटर, तो वॉल्यूम यहाँ पे हो जाएगा 120 × 6 × 4। ठीक है, 0.6 है यहाँ पे। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, कितना टनेज निकालना है। तो टनेज के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इसमें बेसिकली यूनिट का ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि पर साइकिल पूछा है या पर आवर पूछा है, मतलब ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 मीटर thick coal seam lying at an average depth of 80 मीटर। ठीक है, तो 2.5 मीटर थिक कोल सीम है, और lying at an average depth of 80 meter has been developed by the board and pillar method. The width of square pillar is 25 मीटर, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर नहीं है, ये मिसप्रिंट हुआ है। And the gallery width is 5 meter. The average density of the overlaying strata is 24 kilonewton per meter cube, and pillar strength is 2500 kilonewton per मीटर स्क्वायर। तो सेफ्टी फैक्टर क्या होगा? तो आप में से कितने लोग को सेफ्टी फैक्टर का फॉर्मूला याद है? ठीक है, ध्रुव मैं थोड़ी ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद में क्वेश्चन वन का एक बार बता दूंगी। तो अभी एक बार, हाँ, स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेस होता है, राइट। तो स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन वन का भी मैं स्ट्रेस वाला भी आपको इससे बता देती हूँ। ये वाला जो फॉर्मूला है वही यूज़ हुआ है स्ट्रेस कैलकुलेशन में। सो बेसिकली अगर हमारा यहाँ पे एक पिलर है, और यहाँ पे सरफेस है, और इतना हम मान लेते हैं यहाँ पे ओवरबर्डन है, ठीक है। तो अभी होता क्या है बोर्ड एंड पिलर मेथड में, कि बीच का एरिया जो गैलरी वाला एरिया होता है वो तो खाली होता है। तो जो उसके ऊपर का जितना भी बोझ होता है, जो भी भार होता है, वो भी उसके पिलर पर ही आ जाता है, जो गैलरी छोड़कर, मतलब एक तरह से बोले तो जो गैलरी में नहीं होता है। तो इसे बोलते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। यहाँ पे एक पिलर और मान लो, तो यहाँ पे एक सेंटर है और यहाँ पे एक सेंटर है, मतलब गैलरी का जो मिड पॉइंट है वहाँ से लेकर नेक्स्ट गैलरी मिड पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। यहाँ पे ये होता है पिलर विड्थ, और गैलरी का जो विड्थ होता है वो ये होता है, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है हमारे पास में विड्थ ऑफ पिलर प्लस विड्थ ऑफ गैलरी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसको हमेशा दिमाग में रखना है कि आपको विड्थ कौन सा दिया है, सेंटर टू सेंटर दिया है, विड्थ ऑफ पिलर दिया है, विड्थ ऑफ गैलरी दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया विड्थ की बात। अब मैं बोल रही हूँ एरिया कैसे निकालेंगे। तो न्यूटन का लॉ हमें पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी होता है, राइट। तो हमें इतना मास कैलकुलेट करना है कि इस एरिया पे कितना, अ, ये जो एरिया है वो कितना है, और इस पर कितना लोड पड़ रहा है। तो ये जो पिलर है ना हमारा, यहाँ पे एक और पिलर मान लो, इस तरह से होगा, ठीक है। तो इतना इतना जो भार है वो इस पे पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे जो एरिया निकालना है वो सेंटर टू सेंटर विड्थ को कंसीडर करके निकालना है एरिया। क्योंकि गैलरी से तो हमने और एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो वो जो भार झेलने वाला वो कोई नहीं है, तो वो जो सारा भार है वो स्ट्रेस पर ही आएगा। और इसलिए आपने देखा होगा कि स्ट्रेस जो होता है वो पिलर पे एक्सीड करता है बीच में। सो पिलर का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू हाइट। हाइट यहाँ पे क्या है, हाइट ओवर बर्डन की हाइट है यहाँ पे।
और ट्रिब्यूटरी एरिया तो पता होगा, ट्रिब्यूटरी एरिया बेसिकली होता है अ, ये वाला एरिया मैं बता देती हूँ। कितना आपने एक्सट्रैक्शन किया है, ये जो एरिया है ना हाइलाइटेड वाला, ये एरिया होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको बोल दूँ 1 और इसको बोल दूँ 2, तो एरिया ऑफ 1 माइनस एरिया ऑफ 2, ये होता है हमारा ट्रिब्यूटरी एरिया, राइट। सो क्वेश्चन में हमसे बेसिकली पूछा है सेफ्टी फैक्टर क्या होगा। तो सेफ्टी फैक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ पिलर हमें गिवन है 3500, हमने प्रेशर इस पे निकालना है कितना प्रेशर होगा। तो जो स्ट्रेस है वो हो जाएगा यहाँ पे गामा, गामा गिवन है और हाइट भी हमें गिवन है, राइट। इनटू वो जो डिस्टेंस उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है वो सेंटर टू सेंटर नहीं है, यहाँ पे वो विड्थ ऑफ पिलर है बेसिकली, ये वाला है 25, और यहाँ पे 5 मीटर गैलरी है, फिर 25 मीटर पिलर है, राइट। और यहाँ पे 5 मीटर गैलरी है, फिर 25 मीटर पिलर है, इस तरह से होता है। तो अगर अपन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बोलेंगे तो 2.5 यहाँ से आएगा, 2.5 यहाँ से आएगा, तो टोटल हो गया 5 मीटर। मतलब विड्थ ऑफ गैलरी को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हमें ये वाला विड्थ कैलकुलेट करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर पिलर की विड्थ हमें 25 मीटर है, गैलरी की विड्थ 5 मीटर है। तो यहाँ पे सिंपल से हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया बेसिकली क्या होता है, ए स्क्वायर। तो उसको कैसे करेंगे, 25 प्लस 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 5 डिवाइड बाय 25, यहाँ पे बता देती हूँ। सो अगर ये हमारा ए है, ये बी है, और इसे बोल देते हैं डी, तो बी प्लस डी हो जाएगा ए, ठीक है। तो अ, ये हमारा पिलर है और ये हमारा एक्सट्रैक्शन एरिया है, इतना हमने कोल एक्सट्रैक्ट किया है। तो अंडरग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा कोल जो है वो पिलर में लॉस हो जाता है। सो सेफ्टी फैक्टर में बस यही करना था, इसके बाद में आप जिसको कैलकुलेट करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो बाई चांस अगर कोई भूल जाता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ कर दे गलती से, तो वो ऑटोमेटिकली लेस देन 1 आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/1.26। तो हमेशा ध्यान रखना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 1 या 1 से बड़ा होता है, ठीक है। हाँ, अभी क्वेश्चन 1 पे चलते हैं एक बार। स्ट्रेस का मैंने बता ही दिया है कैसे निकाला है। ध्रुव, आपको समझ में आया अभी? ओके। अर्जुन, आपका क्या था? एस जी के जाएगा अगर डेंसिटी दिया रहा हो तो क्या करते हैं? हाँ, तो डेंसिटी जब भी देता है ना तो यूनिट देता है यहाँ पे। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ना वो रेशियो होता है, मतलब कि रेशियो ऑफ वाटर डिवाइड बाय, जैसे डेंसिटी क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब लिखते हैं अभी के लिए, ठीक है। अगर यूनिट में दिया है तो सिंपल है, कन्वर्ट कर लो, सेम यूनिट होना चाहिए, राइट। ये होता है डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा हो जाता है रिलेटिव। तो यहाँ पे मान लो वाटर का डेंसिटी अगर इस तरह से ले लेते हैं, और यहाँ पे रॉक का डेंसिटी ले लेते हैं, तो इसका जो रेशियो आता है वही स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो ये हमेशा मतलब 1 पॉइंट, मतलब ऐसे फ्रैक्शन में ही आपको मिलेगा देखने को, नहीं तो मतलब बहुत ही छोटा मिलेगा, 1 to 10 की रेंज में मिल जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी से बोल सकते हैं अगर आप, अगर ऐसे ध्यान रखो तो। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The purpose of maintaining a delay interval between consecutive shots in underground blasting operation will be। तो जो टाइमिंग वो देते हैं, वो बोल रहा है कि अगर एक होल यहाँ पे 25 मिली सेकेंड पे ब्लास्ट हो रहा है और अगला वाला
50 मिली सेकेंड हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में 25 मिली सेकेंड का इंटरवल है। तो ये जो डिले दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? तो डिले इसलिए देते हैं कि अगर सब एक संग ब्लास्ट होगा ना, तो वाइब्रेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। मतलब एक साथ सोचो, एक साथ सारा ब्लास्ट होगा तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा एक्सीड करेगा। तो मेन जो रीज़न होता है वो तो होता है मिनिमाइज वाइब्रेशन। सेकंड होता है प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन। प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि मान लो ये वाला होल ब्लास्ट हुआ तो इसने आसपास क्रेक जनरेट किया होगा। अब जब अगर ये थोड़े टाइम बाद होगा तो ये जो क्रेक है ना वो इस पत्थर को तोड़ने में और मदद करेंगे। यहाँ पे जो पत्थर पहले ही क्रैक हो गया, अब इससे और ज़्यादा वो टूट जाएगा। तो फ्रेगमेंटेशन भी मतलब प्रॉपर होता है अगर हम ब्लास्टिंग सही तरीके से करते हैं, अगर डिले सही तरीके से देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा ऑप्शन देख लेते हैं। इंक्रीज द स्पीड ऑफ एक्सकेवेशन, नहीं ये नहीं होता है। एलिमिनेट द नीड फॉर स्टेमिंग, स्टेमिंग हमेशा करनी पड़ती है, डिले से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिड्यूस द टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव, तो इसका क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव रिलेटेड होती है फ्रेगमेंटेशन के, और रॉक कैसा है उस पर डिपेंड करती है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Then next, which of the following factor influence the choice of drilling pattern in rock blasting? तो ड्रिलिंग पैटर्न क्या होता है? हम लोग कई जगह स्क्वायर पैटर्न यूज़ करते हैं, कहीं पे हम स्टेगर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, राइट, ऐसे जाते हैं। कहीं पे हम ऐसे जा रहे होते हैं, स्क्वायर बना रहे होते हैं। तो वो सब क्यों करते हैं? और फिर ड्रिलिंग पैटर्न में ये भी होता है, बर्डन स्पेसिंग भी आता है। तो बर्डन स्पेसिंग में क्या होता है कि अगर हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज ड्रिलिंग पैटर्न यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो उससे हमारा जो है फ्रेगमेंटेशन इम्प्रूव हो जाएगा। और हार्ड रॉक में हम बेसिकली बर्डन जो है वो 2.3 इतना, मतलब 2.3 इंटू 3.2 बर्डन स्पेसिंग इतना लेते हैं। और वहीं पे अगर अपना मान लो फाइन से, मतलब बहुत ही ज़्यादा हल्का बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, हार्डनेस कम है उसकी, तो हम वहाँ पे 4 इंटू 5 भी जा सकते हैं। मतलब सोचो, अगर ये सेम एरिया है तो इसमें ड्रिलिंग हमारा क्लोजली कर रहे हैं, और वहीं पे सेम एरिया पे हम 3 होल कर रहे हैं और वहीं पे हम 6 होल कर रहे हैं, तो वो डिफरेंस आ जाता है। तो वो बोल रहा है रॉन्गली मेंशन्ड कौन सा है, तो कौन सा रीज़न नहीं है? तो हार्डनेस ऑफ रॉक, हाँ होता है। डिजायर्ड साइज एंड फ्रेगमेंटेशन, यस होता है। उसके अलावा क्वांटिटी ऑफ स्टेमिंग मटेरियल, नहीं ये नहीं होता है। क्वांटिटी ऑफ स्टेमिंग मटेरियल जो है वो चार्ज की कितना स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव, प्लस लेंथ बोल सकते हैं, प्लस टाइमिंग बोल सकते हैं, राइट। तो वो कितना जाएगा वो डिपेंड करता है एक्सप्लोजिव पे ही, वो कितना ऊपर आ रहा है। तो स्टेमिंग बेसिकली इसलिए करते हैं कि एयर ब्लास्ट नहीं हो, है ना। जो मटेरियल है वो एक्सप्लोजिव हमारा अगर ब्लास्ट होता है तो वो हवा में नहीं चला जाए, तो उसके लिए हम स्टेमिंग करते हैं। तो स्टेमिंग का ड्रिलिंग पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है, तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 to 2, मैं समझी नहीं आप क्या बोल रहे हो। क्वेश्चन 1 का स्ट्रेस, हाँ मैं बताती हूँ इसको, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कर ही लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, स्ट्रेस कैसे आया ना। हाँ, अच्छा ये 1 - एक्सट्रैक्शन रेशियो इसलिए दिक्कत आ रहा है क्या? इसका यार एक होता है, अब मेरे को एग्जैक्ट तो डेरिवेशन इसका पता नहीं कैसे होता है, पर अपन इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं यहाँ पे। 1 - रेशियो, एक्सट्रैक्शन रेशियो क्या होता है? ट्रिब्यूटरी एरिया डिवाइड बाय पिलर एरिया, राइट। तो पिलर माइनस ट्रिब्यूटरी, यहाँ पे पिलर आ जाएगा, यहाँ पे गामा, यहाँ पे एच आ जाएगा। हम्म, ठीक है। इसको मैं बता देती हूँ कैसे आया ये, शायद मैं बता सकती हूँ जी आपको कैसे आया ये। हमारा पिलर है यहाँ पे, ठीक है।
ये पिलर एरिया है और यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे एरिया कुछ भी नहीं है, खाली है ये, ठीक है। यहाँ पे भी सेम। तो लोड जो लग रहा है ना वो इतना लग रहा है, इतने एरिया में लोड लग रहा है, यहाँ पे इस एरिया में लोड लग रहा है, ठीक है। स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है, फोर्स इनटू कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट सरफेस तो पिलर का ये है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ये चीज, ये पी, तो ये तो पी तो हमारा कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया हो गया। गामा स्पेसिफिक डेंसिटी हो गया। एच हमारा हाइट हो गया, ऊपर से कितना लग रहा है। तो 1/p-t मे बी वॉल्यूम होगा। मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर करके बताऊंगी कैसे आया है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वही होना चाहिए। और ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये स्क्वायर पिलर में लगता है, रेक्टेंगुलर में नहीं लगता है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी अर्जुन। ध्रुव, हाँ। रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली मतलब सॉल्यूशन पता है, उससे हम मतलब आंसर फाइंड कर रहे हैं, वो होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सट्रैक्शन रेशियो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ बोर्ड एंड पिलर पैनल इज 0.2 इन अ फ्लैट कोल सीम। पैनल इज फर्दर एक्सट्रैक्टेड बाय, ये सेम क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट में किया था, तो एक बार वापस इसे देख लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो हमने क्या किया था बेसिकली, फर्स्ट हमने एक्सट्रैक्शन रेशियो निकाला था, गामा एच इंटू 1/1 - आर। ये हमारा हो गया स्ट्रेस व्हेन एक्सट्रैक्शन रेशियो R1 था। देन गामा एच 1/1 - R2, ये जब हमारा एक्सट्रैक्शन रेशियो R2 था। तो ये हमारा SP1 और SP2 आया यहाँ से। उसके बाद में क्या करना है, चेंज परसेंटेज चेंज क्या होगा, SP2 माइनस SP1 डिवाइड बाय SP1 इंटू 100। सो उसी से हमें इसे सॉल्व करना है। सो ये सेम क्वेश्चन है, तो आई गेस इस पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अ, एक दो बार अपन करेंगे ना ध्रुव सवाल, तो आई गेस आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप खुद से ट्राई करना सॉल्यूशन से, वो समझ में आना चाहिए। और अगर कोई मिस हो जाता है तो उसको खुद से ज़रूर, मतलब आपको पीडीएफ तो मिलता ही होगा, तो उससे खुद से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उससे यही होता है, प्रैक्टिस नहीं छूटती है। अगला क्वेश्चन है इनर रूम पिलर स्टोव बेंच प्लास्टिंग, ठीक है, बेंच प्लास्टिंग कर रहे हैं। अब उसमें एनफो की डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है 850। और किसने पूछा था ये डेंसिटी वाला, अर्जुन, हाँ। तो इसमें ना एक्सप्लोसिव की डेंसिटी अलग होती है, वो रिलेटिव होती है, मतलब कि डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव डिवाइड बाय एनफो की डेंसिटी हम करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। और अगर आप वो यूज़ कर रहे हो नॉर्मल रॉक, तो उसमें हम वाटर की डेंसिटी से जनरली डिवाइड करते हैं। क्या कंफ्यूजन था अर्जुन? हमेशा जो बाद में होता है सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन होगा, डिवाइड बाय सिग्मा वन होगा। मतलब ऐसे चेंज निकालना है ना, तो चेंज आप निकालो। चेंज कैसे निकालोगे, जो सिग्मा टू है वो बाद का है, सिग्मा वन पहले का है, तो सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन, और डिवाइड बाय जो पहले का है, मतलब सिग्मा वन। तो ऐसे हम चेंज निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डेंसिटी ऑफ एनफो हमें गिवन है 850 kg/m³। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉक हमें गिवन है 2.6। डायामीटर ऑफ होल 155 mm। स्पेसिंग टू बर्डन रेशियो हमें दिया हुआ है 1.2। और चार्ज लेंथ 85% है। तो देखो अभी हमसे पहले 83% ऊपर निकलवाया था, अभी 85% चार्ज लेंथ है। तो सपोज कर लेते हैं लेंथ ऑफ
होल हमारे पास में है L, तो लेंथ ऑफ चार्ज हमारे पास में हो जाएगा 85 डिवाइड बाय 100 इंटू एल, ठीक है, 0.85 इंटू एल हो जाएगा। तो अब ये बोल रहा है फॉर अ डिजायर्ड पाउडर फैक्टर स्पेसिंग एंड बर्डन क्या होंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। सो यहाँ से देखो, सबसे पहले पाउडर फैक्टर क्या होता है। पाउडर फैक्टर हो जाएगा एक्सप्लोजिव कितना यूज़ हो रहा है डिवाइड बाय रॉक वॉल्यूम। ठीक है, तो एक्सप्लोजिव हमारे पास में है वॉल्यूम इंटू यहाँ पे हम करेंगे डेंसिटी। ठीक है, तो 850 इंटू वॉल्यूम हमारे पास में हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू लेंथ ऑफ चार्ज। तो लेंथ ऑफ चार्ज कितना था अभी, 0.85 इंटू एल। ठीक है, डिवाइड बाय स्पेसिंग बर्डन, और यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ चार्ज होल। यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन में 1 मीटर लिया था, अभी नहीं ले रहे, अभी अज्यूम करा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में एस जी। ठीक है, सो इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। पाउडर फैक्टर दिया हुआ है 0.5, सो वैल्यूज पुट करते हैं एक बार। 850 इंटू पाई बाई 4 और 0.115 का स्क्वायर इंटू 0.85, और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय एस जी हमें दिया हुआ है 2.6। स्पेसिंग हमें नहीं पता है, बर्डन हमें नहीं पता है, पर हमें स्पेसिंग टू बर्डन रेशियो पता है, राइट। वो हमारे पास में गिवन है, कितना गिवन है, 1.2। ठीक है, सो 1.2 हमें गिवन है, तो यहाँ से रिप्लेस कर देंगे इसकी वैल्यू को, तो एस स्क्वायर इंटू 1.2। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन कर लो यार। कैलकुलेशन करने के बाद में एस स्क्वायर यहाँ से इधर मैंने शिफ्ट किया है, और ये सब कैलकुलेट करो। यहाँ से इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और फिर वही हमें बर्डन निकालना है। लाइक सॉरी, यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, 1.2 इंटू बी होगा, तो बी इज इक्वल टू 2.2 मीटर, एंड स्पेसिंग हो जाएगा 1.2 इंटू बर्डन। बेसिकली मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें पूरा एमएमटी डिस्कस करना है, तो अभी कैलकुलेट करने बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। सो पाउडर फैक्टर हमारे पास में ये था। हमने बेसिकली जो फॉर्मूला होता है पाउडर फैक्टर का वो अप्लाई किया है, बस यहाँ पे यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में हो जाएगा इसको, बस स्पेसिंग को चेंज किया है, और उसके बाद में यहाँ पे बर्डन स्क्वायर जो है हमारा, बर्डन स्क्वायर आएगा, उसकी कुछ वैल्यू आएगी, वहाँ से आपको स्क्वायर रूट करके ये आंसर आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रैक्शन ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। Board and pillar panel having square pillars is designed for 40% extraction during development. If the gallery width is 6 meter, the side of pillars क्या होगा। सो देखो, यहाँ पे width of pillar अपन मान लेते हैं W, ये दिया हुआ है 6 मीटर यहाँ पे। ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारे पास में हो जाएगा width ऑफ पिलर प्लस 6, और width ऑफ पिलर तो हमारे पास में है ही सही, W बस। अभी इसके बाद में यही यूज़ करना है, और ये स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन रेशियो क्या होता है, ट्रिब्यूटरी एरिया यहाँ पे निकालेंगे, तो W प्लस 6 का स्क्वायर माइनस W स्क्वायर डिवाइड बाय ये यहाँ पे एरिया ऑफ पिलर है, और ये रेशियो हमें दिया हुआ है, ये 0.4 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यार ये। ठीक है, इसको इस पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो,
डब्ल्यू प्लस सिक्स का स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6। तो इसको चेंज कर लेते हैं। डब्ल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सब हमें सिक्स के उसमें दिख रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिक्स डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 120 डब्ल्यू माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फाइनली हमारे पास में आएगी। 6 से डिवाइड कर देंगे इसको तो डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 20 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, 60 और 20 कैसे आ सकता है, 15 इंटू 4 नहीं होता। हम्म, इसमें क्या वैल्यूज, हाँ यार इसमें थोड़ी ऐसे स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगा है। डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 60 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। सो 20 प्लस माइनस यहाँ पे हो गया 400, ये हो गया 240, ये हो गया 640। ठीक है, डिवाइड बाई 2। यहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हो अब। सो अपना आंसर जो आता है वो चेक कर लेते हैं एक बार। इसको डिवाइड करके अपना आंसर आएगा ए इज इक्वल टू 4.644 डिवाइड बाई 0.226। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये अराउंड 20.5 मीटर आ रहा है। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ कट एंड फिल स्टॉप इम्प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर। सो अगर ड्रेनेज हो जाएगा तो बेसिकली स्ट्रेस ही रिड्यूस होगा, क्योंकि अगर बैक फिल कर रखा है तो वो मटेरियल जितना कॉम्पैक्ट रहेगा उतना बेटर है। अगर ड्रेनेज इम्प्रॉपर है वाटर का तो बेसिकली वो उसका रिडक्शन ही करेगा स्ट्रेस में। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्या, ये क्या है, इंक्रीज इन ओवर डाइल्यूशन, ये नहीं है। डिक्रीज इन ओवर रिकवरी, ये भी नहीं है। इंक्रीज्ड प्लास्टिक एफिशिएंसी, प्लास्टिक का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी कोई आंसर नहीं है इसका। अगला है 3 meter thick wall seam lying at an average depth of 100 meter has been developed by a board and pillar method. Width of the square pillar is 28 meter and the gallery width is 4 meter. Average density हमें दिया हुआ है, ये जो है ये गामा है। पिलर स्ट्रेंथ हमें गिवन है 4200। व्हाट इज द एक्सट्रैक्शन रेशियो ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो अभी एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक सेकेंड, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया हुआ है ना। ठीक है, तो स्ट्रेस जो होता है वो हो जाता है गामा इंटू एच 1/1 - आर, इस तरह से एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें एक्सट्रैक्शन रेशियो पूछा है तो बस स्ट्रेस गामा एच और इनकी वैल्यू पुट करनी है। चेक कर लेते हैं सारी वैल्यू है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें तो विड्थ दिया हुआ है तो दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, गामा इंटू एच ट्रिब्यूटरी एरिया डिवाइड बाय पिलर एरिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 28 स्क्वायर डिवाइड बाय 28 माइनस 4, 24 का स्क्वायर। और गामा और एच की वैल्यू आपको पता ही है, तो यहाँ से हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं। एच हमारे पास में है ही सही। एच है 100 मीटर है, गामा हमें 18 दिया हुआ है और विड्थ तो पिलर 28, गैलरी विथ 4 मीटर। इसके बाद में स्ट्रेंथ ऑफ पिलर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन रेशियो क्या होगा, तो इस पे ही करते हैं फिर।
सो हमें दिया हुआ है गामा। इसमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना था, ये इसमें एक्सट्रैक्शन रेशियो ही पूछा है और वो तो सिंपल होता है, ट्रिब्यूटरी एरिया डिवाइड बाय पिलर एरिया, राइट, यही होता है, सिंपल है ये। तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, यही होगा। अभी ये हमें गिवन है 28, यहाँ पे गैलरी विड्थ जो है वो 4 मीटर है, तो 24 एंड डिवाइड बाय ए हमारे पास में है 24, ठीक है। सो आपको ये यूज़ करके आप फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा मे बी इसका नेक्स्ट पार्ट में इसने स्ट्रेंथ रिलेटेड रिलेटेड कुछ पूछा होगा। सो ये आंसर आता है 0.266। A coal seam of 2.5 meter height is mined by with a double-ended ranging drum shearer for a web depth. कोल डेंसिटी हमें गिवन है, पैनल विड्थ गिवन है, प्रोडक्शन पर साइकिल पूछा है। तो सिंपल है, पैनल विड्थ हो गया 100 मीटर, हाइट हो गया 2.5, डेप्थ हमें हमारे पास में है 0.7। तो ये जो निकाला ये हमारे पास में है वॉल्यूम, कि एक साइकिल में वो कितना वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अब हमें चाहिए आंसर टनेज में, तो क्या करेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी यूनिट भी सही है, टन्स पर मीटर क्यूब है, ये भी मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, तो ये यहाँ पे हो गया मीटर क्यूब में, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 से। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कितना आंसर आ रहा है इसका। 100 इंटू 2.5 इंटू 0.7 इंटू 1.6, 280। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 280, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, a long wall panel with a face height of 4 meter and face length of 120 meter is worked in 3 shifts per day employee. The depth of web दिया हुआ है, ठीक है, पूछ क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें दो दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है डेली प्रोडक्शन पूछा हुआ है, और पूछा है कि पैनल का आउटपुट पर मेन पर शिफ्ट क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो इजी है, प्रोडक्शन फ्रॉम द पैनल, इसको निकाल सकते हैं डायरेक्ट। फेस हाइट हमें दिया हुआ है 4 मीटर, फेस लेंथ हमें दिया हुआ है 120, और 3 शिफ्ट का कोई लेना देना नहीं है, 50 मेंस का कुछ नहीं है। डेप्थ ऑफ वेब कट हमें दिया हुआ है 0.6, यूनिट वेट ऑफ कोल हमें गिवन है 1.5, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये एक कट में होगा, ठीक है, और 3 फुल फेस कट, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में टनेज हो गया एक कट में, ठीक है। और ये बोल रहा है एक शिफ्ट में 3 फेस कट कर रहा है शेयरर, मतलब कि एक बार इधर जा रहा है फिर वापस आ रहा है एंड फिर वापस आ रहा है, इस तरह से। तो टोटल 3 शिफ्ट काम कर रहे हैं, तो 9 फेस कट हो जाएंगे एक दिन में, ठीक है। डेली प्रोडक्शन इस बार पूछा है पर साइकिल नहीं पूछा है। तो बेसिकली क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा उसे 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 इंटू 4 इंटू 120.6 इंटू 1.5। सो इसको देख लेते हैं, तो ये हमारा डेली प्रोडक्शन हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 120। हाँ, तो अभी हमारा जो इससे मेरा जो कैलकुलेट करने पर आ रहा है वो आ रहा है 3888। ये है टनेज पर डे, ठीक है। यहाँ पे हमने जो निकाला था वो था कि शेयरर अगर फुल फेस कट करेगा तो कितना वो प्रोड्यूस करेगा, कितना टनेज हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। फेस लेंथ हमारे पास में था 120, तो अगर शेयरर सिर्फ इतना जा रहा है, पर वो बोल रहा है एक शिफ्ट में वो 3 बार जा रहा है, इस तरह से 3 बार वो फुल फेस कट कर रहा है, तो हम उसको इतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो अभी 3888 का एक ही ऑप्शन है, तो अपन डायरेक्ट ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। पर एक बार आउटपुट पर मेन पर शिफ्ट भी देख लेते हैं कैसे निकालेंगे।
तो डेली आउटपुट हमारे पास में हो गया 3888 टन। ठीक है, पर मेन पर शिफ्ट होता है ये। डिवाइड कर देंगे 3 से, और डिवाइड एक और करना है, कितने कितने वर्कर्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 50 मेन पर शिफ्ट है। ठीक है, तो इसको आप बस सिंपल जितना शिफ्ट है और एक शिफ्ट में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं उससे डिवाइड कर सकते हैं। ये आएगा 25.92। ठीक है, तो सेम सेम यही आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है ध्रुव। हाँ, 25.92 राइट। क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है इसमें। मे भी आप लोगों को उस वक्त डेवलपमेंट ही पढ़ाया होगा, तो उसी के क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं। नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग बैकफिल इन कट एंड फिल। तो बैकफिलिंग हम क्यों करते हैं कि जब हम कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये खाली हो गया। ठीक है, तो टेम्पररी सपोर्ट के लिए हम बैकफिलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद में हम इसको फिर सीमेंटिंग करते हैं या जो भी अलग मेथड यूज़ करते हैं, तो वो परमानेंट होता है। पर अभी हम टेम्पररी इसको करते हैं, तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। रिड्यूस द होस्टिंग कॉस्ट। होस्टिंग कॉस्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। इम्प्रूव वेंटिलेशन एफिशिएंसी। वेंटिलेशन तो और कम ही हो जाएगा, तो गलत है। इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ और। डेंसिटी ऑफ और किसी भी चीज़ से इंक्रीज नहीं हो सकती, वो तो उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, डेंसिटी इंक्रीज नहीं होती है। एक्ट एज अ टेम्पररी पिलर। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबली कंडीशन फॉर हाइड्रोलिक माइनिंग। ठीक है, तो हाइड्रोलिक माइनिंग में सीम शुड बी सॉफ्ट और प्लोएबल। यस, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये ट्रू है। हाइड्रोलिक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज टिपिकली मच हायर देन कन्वेंशनल। इसको देखते हैं। इट कैन बी एप्लीकेबल इन एनी सीम थिकनेस। हाँ, ये तो होता है, किसी भी सीम थिकनेस में हो जाता है। थिन, मॉडरेट, हाई कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। मॉनिटर जेट एट नोजल मस्ट सप्लाई हाई प्रेशर। तो ये तो होता ही होता है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत है। इन अंडरग्राउंड माइनिंग, लॉन्ग होल ड्रिलिंग फॉलोड बाय vertical crater retreat blasting is most commonly applied in the development of। ठीक है, से बोल रहा है कि लॉन्ग होल ड्रिलिंग करते हैं और उसके बाद में वर्टिकल क्रेटर रिट्रीट भी कर रहे होते हैं। इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता है, पर ये इन दोनों में से किसी में होता है, क्रॉस कट और शाफ्ट सिंकिंग में। एक बार देख लेते हैं इसका क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी दे रखा है। इसमें ये बोल रहा है कि अगर स्टीपली डिपिंग होता है, तो इस तरह से अगर ओर बॉडी है हमारी, ये सरफेस है और ओर बॉडी एकदम ही स्टीप है, तो इसमें हम स्टोप्स बना के माइनिंग करते हैं, तो वहाँ पे वर्टिकल क्रेटर रिट्रीट यूज होता है। ऑप्शन नंबर और पास में तो वैसे भी नहीं होगा, ये तो गलत ही है। शाफ्ट सिंकिंग मुझे लग रहा था, पर क्रॉस कट में नहीं होता है। क्रॉस कट इतना सही तो होता है, ये बनाया यहाँ बनाया इस तरह से, इतने से ने क्या ही करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोप्स वाला। नेक्स्ट है बोर्डिंग पिलर पैनल है स्क्वायर पैनल स्क्वायर पिलर्स। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पिलर इज 28 मीटर। एक्सट्रैक्शन रेशियो हमें दिया हुआ है 25%। तो विड्थ ऑफ गैलरी क्या होती है यार, ये रिपीटेड है, इसको देख लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा विड्थ ऑफ पिलर प्लस विड्थ ऑफ गैलरी का स्क्वायर माइनस विड्थ ऑफ पिलर स्क्वायर डिवाइड बाय।
सो यहाँ पे आप इसको 0.25 रखोगे। ए प्लस बी होता है यहाँ पे, सॉरी। हाँ, यहाँ पे इसको आप वैल्यूज पुट कर दो, 28 प्लस बी माइनस 28 स्क्वायर डिवाइड बाय, बेसिकली एक्सट्रैक्शन रेशियो है ना ये, तो यहाँ पे अगर इतना एरिया है और इसमें इतना पिलर आप छोड़ रहे हो, तो इतना एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो एक्सट्रैक्शन रेशियो ए प्लस बी वाला ही नीचे यूज डिनोमिनेटर में यूज होगा। यहाँ पे आप इसको रख के एक बार चेक कर सकते हो। तो ये आंसर अपना ये आता है। अगर इसी को परसेंटेज में पूछते तो 86.6 हो जाता, इंटीजर में पूछते तो 87 हो जाता। सो किस तरह से पूछा है वो भी एक बात है। नेक्स्ट हेडिंग वाला है, ठीक है, देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो हेडिंग बेसिकली इस तरह से होता है। ये हमारा अगर फेस है तो इधर भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है, तो ऐसे मतलब कितना हेडिंग आप बना सकते हो। तो मैक्सिमम नंबर जो होता है वो 3n-2 होता है, मिनिमम 2n-1 होता है। तो मैक्सिमम पूछा है तभी 3n-2 हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ हेडिंग्स इज 8, तो नंबर ऑफ कोल फेस हमसे पूछा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है यार, सॉरी। एन हेडिंग होता है और जो आंसर आता है वो हमारा नंबर ऑफ फेसेस है यहाँ पे। ये इस तरह से है। एक फेस ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, 3 फेस हो गए। अब 2 हेडिंग हो गई तो हमारे पास में एक यहाँ पे काम कर लो, यहाँ काम कर लो, यहाँ काम कर लो। तो फ्री फेस जो होता है, मतलब यहाँ पे भी आप मशीन चला सकते हो, यहाँ भी चला सकते हो, यहाँ भी चला सकते हो, तो वो चीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोलिक माइनिंग। तो अभी भी एक क्वेश्चन पढ़ा ही था इसका। सो फोर पाइपलाइन वाला तो मुझे सही लग, ये याद करना होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोलिक माइनिंग क्या होता है। ठीक है, ये तो नहीं, ये गलत है, ये अभी हमने रॉन्ग करके आए हैं। हाइड्रोलिक माइनिंग ऑलवेज रिक्वायर एक्सटेंसिव ओवरबर्डन रिमूवल और अ पाइपलाइन एंड हाइड्रोलिक माइनिंग जनरली प्रोड्यूस लोअर। हाँ, तो एयर पोल्यूशन तो लोअर ही होगा, क्योंकि ये वाटर यूज़ कर रहा है, कंप्रेस्ड वाटर एट हाई प्रेशर। सो ऑप्शन नंबर ए तो सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। उसके अलावा बचा ऑप्शन नंबर बी एंड डी, तो बी हमारा गलत है। एज इट इज़ मोर, इट इज़ cheaper than conventional transport. कंट्रोल माइनिंग और हाइड्रोलिक माइनिंग, आई डोंट थिंक कुछ रिलेशन होना चाहिए इनका। कंट्रोल माइनिंग बेसिकली होता है कि आप इसे कंट्रोल बाय कंट्रोल माइन कर रहे हो, एक हिल आप माइन कर रहे हो, ये पार्ट उठाया फिर ये इस तरह से माइन कर रहे हो। हाइड्रोलिक माइनिंग अलग है। हाइड्रोलिक माइनिंग हम लोग सीम वाइज सीम से कर रहे हैं, उसकी थिकनेस कुछ भी हो सकती है, तो ये भी कोई लॉजिक तो नहीं लगता है, तो ये दोनों आंसर होना चाहिए। अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मैं रिज्यूम करती हूँ। हम लोग 3:35 से एक बार रिज्यूम करते हैं।
आधे घंटे है यार, इसमें क्या ही छुट्टी देना है। आधे घंटे रुक जाओ, मैं जल्दी एंड कर दूंगी। 3:55 पे कर दूंगी, 20 मिनट और है। थोड़े से क्वेश्चन आज कर लेते हैं, फिर बाकी बचा कुछ अब। अभी 65 क्वेश्चन है तो 55 पे मैं एंड कर दूंगी। तो आप सब लोग लाइक कैसे हो, मतलब प्री फाइनल ईयर हो, फाइनल ईयर हो, या फिर जॉब कर रहे हो? मतलब कौन सा ईयर टारगेट कर रहे हो अभी? ध्रुव एकदम पढ़ाई के मूड में है। नहीं कर रही यार, मैं नहीं कर रही। चलिए। सो आप लोग प्री फाइनल ईयर में हो भी या फिर फाइनल ईयर? अच्छा अच्छा, सही है। अभी तो टाइम है यार, अभी तो जून ही चल रहा है ना। तो लाइक इतना 6-7 महीने है अभी। तो बस क्वेश्चंस जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो, और बार बार रिवाइज करो, टेस्ट दो। यही है यार, मतलब सबका अलग अलग होता है। मेरा ऐसा था कि मुझे क्वेश्चंस ज़्यादा पसंद है करने, तो मैंने थ्योरी इतना नहीं पढ़ा था। मतलब मेरा अंडरग्राउंड माइनिंग ये सब मैंने बहुत ही कम पढ़ा था। नहीं, मैं नहीं दे रही हूँ, मैंने एक ही बार देना था, दे दिया मैंने। बार बार क्यों देना है? अभी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलो रिज्यूमे कर, अभी स्टार्ट ही करते हैं, अब क्या ये। ठीक है। तो अभी अगला क्वेश्चन है, कोल माइन इज यूजिंग द रूम एंड पिलर मेथड विद रूम्स एंड क्रॉस कट। ठीक है। एंट्रीज एंड एंट्री क्रॉस कट आर सेम डायमेंशन if no barrier. Pillars are left. Compute the percentage recovery with pillars and without pillar extraction. सो ये बोल रहा है कि अगर इस तरह से पैनल है, पैनल तो पता ही होगा कि अगर हमारे पास में इतना बड़ा माइन है तो हम एक बार में पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं करते। जैसे कि हमने एक पैनल यहाँ पे डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ पे बैरियर होता है। ठीक है। ये बैरियर इसलिए छोड़ते हैं कि यहाँ पे अगर गोफ एरिया हो गया, या फिर मतलब यहाँ का मतलब एक और दो जो है, दो पैनल वो एक दूसरे से सेपरेट रहे। बैरियर का काम यही होता है। जो भी ऑक्सीडेशन वगैरह होता है, वो सब जो गैस वगैरह बन रहा है वहाँ पे, जैसे कोल का है तो मीथेन गैस निकल रहा होगा, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वो सब जो है ना वो सेपरेट रहे, मतलब उसका इफेक्ट जो है पैनल टू पे नहीं पड़े, तो इसलिए हम पैनल वाइज करते हैं। तो अभी ये बोल रहा है कि कोल माइन इज यूजिंग द रूम एंड पिलर मेथड विद रूम्स, ब्लॉक वर्जन विद रूम्स एंड क्रॉस कट। ठीक है। तो 6 मीटर का दिया हुआ है विड्थ हमें यहाँ पे। ठीक है। डायमेंशन सेम ही है सबका, और ड्रिवन ऑन 27 मीटर सेंटर्स। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर इफ नो बैरियर पिलर आर लेफ्ट, मतलब अगर ये जो पूरा माइन है हम उसको एक बार में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तब कितना एक्सट्रैक्शन, मतलब कितना और हम निकालेंगे, और
अगर हम यहाँ पे पिलर छोड़ते हैं तो मतलब ये तो हमेशा ही रहेगा ही सही, ये तो हम हटा नहीं सकते इसको। तो तब कितना एक्सट्रैक्शन होगा ये पूछ रहा है इसमें। अब अगर अपन ऑप्शन देखें तो फर्स्ट वाला जो केस है ना, जिसमें हम पिलर यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि बैरियर पिलर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो एक्सट्रैक्शन ज़्यादा ही होगा। ठीक है, सो इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दिया हुआ है पिलर साइज, हमें दिया हुआ है स्पेसिंग माइनस एंट्री विड्थ, तो ये हो जाएगा 70 फीट। ठीक है, कैसे निकाला, ये ऐसे निकाला है देखो। ये टोटल है हमारे पास में 90, और इतना जो एरिया है, वो जो एंट्री बोल रहा है ना, एंट्री मतलब गैलरी, वो 20, तो ये हो जाएगा 70 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ पिलर अगर हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ पिलर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 90 × 90, क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम टोटल एरिया निकालते हैं तो वो आ जाएगा, टोटल एरिया, सॉरी टोटल एरिया हम निकाल लिए हैं। पिलर का एरिया अगर हम निकालते हैं तो वो हो जाएगा 70 × 70 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में ये तो हो गया, तो एक्सट्रैक्शन रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पे। सो एक्सट्रैक्शन यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम पिलर यूज़ कर रहे हैं तो 90 19 × 91 8100 माइनस 4900 डिवाइड बाय 8100। ठीक है, इसको कैसे किया है मैंने, सेम फॉर्मूला लगाया है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी का स्क्वायर। क्वेश्चन पता है सेम ही है, पर इसमें ट्रिक कहाँ पे किया है, ट्रिक किया है लैंग्वेज में। अगर आपको लैंग्वेज पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया हमारा विद पिलर, राइट, इसको डब्लू पिलर लिख देते हैं, विद पिलर। इसको लिख देते हैं विदाउट पिलर। ठीक है, तो नो पिलर, एन पी लिख देते हैं। ठीक है, ये है नो नो पिलर यहाँ पे। तो अगर पिलर हम कोई मतलब छोड़ ही नहीं रहे, मतलब पूरा ब्लॉक ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 100% ही हो गया, उसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है। मतलब अगर आप यहाँ पे सेम, यहाँ पे जो ए है वो ज़ीरो है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 100%। तो इस, ये तो अपना एक ऑप्शन था भी, उसमें ऑप्शन सी था। ठीक है, और अगर मान लो दो ऑप्शन है तो कैसे करेंगे, तो इसको यहाँ से आप भी देख सकते हो, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 32 डिवाइड बाई 81। सो ये अपना 4 के आसपास आएगा, मतलब हाँ 39.5 आ रहा है ना। हाँ, क्वेश्चन जो था उसमें बस ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो यूज़ किया है, यहाँ पे यूनिट चेंज कर दिया है और लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी है, बस वही चीज़ है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। वो बोल रहा है यहाँ पे नो बैरियर का भी कुछ इतना था नहीं कि कंप्लीट, वो बोल रहा है कि अगर बैरियर नहीं छोड़ रहे हो, मतलब ये ब्लॉक है और इसमें आप स्टॉप बना रहे हो ऐसे, तो अगर आप पिलर छोड़ ही नहीं रहे हो, सारा ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब कि आप कुछ इस तरह से माइनिंग कर रहे हो, तो कितना होगा। और अगर आप पिलर छोड़ रहे हो, मतलब कि अगर आप इस तरह से माइनिंग कर रहे हो कि यहाँ पे एक पिलर छोड़ा, फिर यहाँ पे एक पिलर छोड़ा, फिर यहाँ पे एक छोड़ा, ठीक है, और ये एक ब्लॉक है हमारा पूरा, ठीक है, ब्लॉक वाइज है ना ये, तो कितना एक्सट्रैक्शन रेशियो होगा। तो ये क्वेश्चन था। अगला है माइन प्लान टू एक्सट्रैक्ट नॉन कोल टेबुलर डिपॉजिट 5.5 मीटर थिकनेस, ओपनिंग विल बी हायर देन वाइड। ठीक है, मतलब अगर इतना वाइड है तो इतना हाई होगा, ये बोल रहा है। द डिजाइन इंटेंशनली लीव्स इरेगुलर वेरिएबली साइज्ड पिलर्स इन लोअर ग्रेड जोन, मतलब कि वो बोल रहा है कि अगर आपकी पिलर जो है उनकी ग्रेड लो, मतलब लो ग्रेड है वो, मतलब जितना जितना और परसेंटेज होना चाहिए उतना नहीं है, तो कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा। तो कट एंड फिल तो नहीं होगा, स्टोप
एन पिलर और रूम इन पिलर में से एक ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे। तो ये बोल रहा है इरेगुलर पिलर और रैंडम अगर छोड़ते हैं तो वो हम स्टोप इन पिलर में यूज़ करते हैं। ओके, डिपॉजिट लेस देन 6 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला है हायर देन वाइट, तो ये कंडीशन भी दिया हुआ है। नॉन कोल है मतलब आयरन है या फिर गोल्ड माइन है, जो भी है तो वो भी यहाँ पे सूट कर रहा है। सो इसमें आंसर अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मैं ट्राई करूँगी कि एक ऐसे टेबल टाइप अगर मिल जाता है तो वो बता दूँगी कि जैसे रूम एंड पिलर में क्या-क्या कंडीशन है, स्टोप एंड पिलर में क्या-क्या है, कट इन फिल में क्या है। जैसे कट इन फिल में बेसिकली स्टीप और बॉडी होनी चाहिए, ठीक है? तो और सब लेवल केविंग में मतलब कि स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब ईज़िली केव होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है माइनिंग ज्ञान की तो उसमें ये चीज़ है, पर नहीं है तो मैं एक बार ट्राई करूँगी अगली बार लाने का। सब्जेक्ट कौन-सा छोड़ना चाहिए? सब्जेक्ट यार फिर से आ गए क्वेश्चन करने के लिए। अरे ठीक है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं चाहिए, पर जैसे जो लगता है कि मतलब जो ज़्यादा आते हैं, मतलब क्या बताऊँ मैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा कर लो, थ्योरी पे थोड़ा सा कम फोकस कर लो। मतलब मैंने अंडरग्राउंड माइनिंग इतने अच्छे से नहीं पढ़ा था, बाकी मैंने सब किया था, तो मैंने छोड़ा तो कुछ भी नहीं था यार। तो छोड़ना क्यों ही है। और अर्जुन आप फाइनल ईयर में हो ना? हाँ, अब तो पूरा पढ़ लिया होगा वैसे भी, तो इतना कुछ इश्यू नहीं है। और अपनी मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो वेटेज रखता ही है। तो सारे माइनिंग के सही करके आ गए, वो गलत कर दिए तो भी आपकी रैंक अफेक्ट करेगी, और वो इजी आता है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है मैच द टर्म्स। तो स्ट्राइक क्या होता है? स्ट्राइक बेसिकली अगर ओवर बॉडी इस तरह से है तो ये हमारा स्ट्राइक हो गया, और किस डायरेक्शन में डिप कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर हो गया, ये डिप हो गया, यहाँ पे हमें स्ट्राइक हो जाता है। ठीक है, सिल पिलर क्या होता है, गोप क्या होता है? ठीक है, तो टी का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल बियरिंग ऑफ अ टेबुलर डिपॉजिट एट इट्स सरफेस इंटरसेक्शन, हाँ ये हो जाएगा। प्रोस्पेक्ट यहाँ पे क्या होता है? मिनरल डिपॉजिट फॉर विच इकोनॉमिक वैल्यू इज नॉट येट प्रूवन, हाँ उसको बोलते हैं, उसको इन्फर्ड भी बोल देते हैं, नॉन मेजर्ड भी बोलते हैं, मतलब बहुत बहुत तरीके से होता है। तो ये प्रोस्पेक्ट मतलब जिसकी अभी मतलब इकोनॉमिक वैल्यू प्रूव नहीं हुई है। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ डिपॉजिट मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल से जब मेजर करते हैं तो ये जो चीज़ होती है एंगल, इसको हम बोलते हैं डिप। ठीक है, तो मैं ठीक है यहाँ लिख देती हूँ क्यू, यहाँ पे हो गया टी, यहाँ पे हो गया पी। अभी हमारे पास में जो है सिल पिलर और गोब। ठीक है, तो पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट अंडरलाइंग एन एक्सकेवेशन एंड लेफ्ट एज अ पिलर, तो इसमें खुद ही पिलर बोला हुआ है, तो ये हमारा सिल पिलर हो गया आर। अगला क्या है? ब्रोकन केव्ड माइंड आउट एरिया, ये हो गया गोब, तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आप देख लो, पी का 1, क्यू का 4 आ रहा है, आर का 3। तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ना इस तरह के क्वेश्चंस में ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक दो शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं, जैसे मान लो अपन को नहीं पता कि गोब क्या होता है, सिल पिलर क्या होता है, तो जो आ रहा है पहले उनको मिला लो। मोस्टली अगर आप देखोगे ना, जैसे मैंने पी का 1 मिलाया यहाँ पे, तो पी के 1 वाले पी विद 1 दो ही ऑप्शन बचे, अब इन दोनों में से एलिमिनेट करना है। तो इसमें अलग कौन सा है? एस अलग है, आर अलग है, क्यू अलग है, तो कुछ तो आता ही होगा इन तीनों में से। क्यू आता है, क्यू का क्या है? 4 है, इसमें 4 है ही नहीं, तो अपन ये दो सॉल्व करेंगे, इसमें अपना आंसर ये वाला आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अगला भी सेम है, तो अभी मैं वही तरीके से करूँगी कि मान लो कुछ भी नहीं आता है तो कैसे करना है। ठीक है, मान लो मुझे ये नहीं पता। ठीक है, हैंगिंग वॉल क्या होता है वो देखते हैं। हैंगिंग वॉल, वॉल रॉक अबव अ डिपॉजिट, वॉल रॉक बिलो अ डिपॉजिट। तो एक डिपॉजिट इस तरह से है, तो उसके नीचे वाले को हम बोलते हैं फुटवॉल, ऊपर वाले को बोलते हैं हैंगिंग वॉल, क्योंकि जब ये यहाँ से डिपॉजिट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ना,
तो ये कुछ ही पिलर्स के सहारे हैंग कर रहा होगा, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो डिपॉजिट के ऊपर वाले को बोलते हैं हैंगिंग वॉल। तो अपना आंसर हो गया बी ऑप्शन के साथ में 1। ठीक है, अब अपने पास बचे दो ऑप्शन। ठीक है, इसमें देखते हैं ए तो नहीं, ए तो छोड़ना है ना। ठीक है, सी पे चलते हैं। फुटबॉल। फुटबॉल का सिंपल है, फुटबॉल फिफ्थ हो जाएगा, तो सी के साथ हो गया फिफ्थ। अपना ये आंसर हो गया। पर मतलब तो पता होना ही चाहिए। अगला देख लेते हैं, क्राउन पिलर क्या होता है और कंट्री रोक क्या होता है। तो कंट्री रोक बेसिकली होता है अ, मतलब उसके ऊपर जो एक लाई करता है, मतलब जिसको अपन ने अभी मतलब एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, जो एकदम इसे कंट्री रोक ये हो गया। इसमें डिपॉजिट होता है, इसमें फुटबॉल हैंगिंग बॉल होता है और इसी में फुटबॉल होता है। इस तरह से देख लो, ये फुटबॉल हो गया, ये हैंगिंग बॉल है, यहाँ पे डिपॉजिट है, ये हमारा कंट्री रोक हो गया। सो ये जो ऑप्शन है अपना सेकंड वाला, वेस्ट मटेरियल एडजेसेंट टू अ मिनरल डिपॉजिट, ये हो जाएगा क्योंकि अ, ये डिपॉजिट है, इसके अंदर कंट्री रोक है, तो मतलब यहाँ आसपास का वेस्ट मटेरियल ही है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। उसके बाद अपना अपन को बी नहीं पता था ना, बी ए नहीं पता था, बैक। बैक क्या होता है? ठीक है, रूफ टॉप ओवरलेइंग सरफेस ऑफ एन अंडरग्राउंड। रूफ टॉप ओवरलेइंग, इसको ओवरबर्डन भी बोलते हैं यार। बैक क्यों बोला है पता नहीं, इसको ओवरबर्डन ज़्यादा अच्छे से मुझे याद रहता है। क्राउन पिलर क्या होता है? तो अगर ये इस तरह से एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, ऊपर भी चल रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और यहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, तो ये होता है सिल पिलर, ये होता है क्राउन पिलर। एक यहाँ पे छोड़ते हैं कुछ कुछ पिलर्स, ठीक है। तो ये जो एरिया है, इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो अगर मल्टी सीम माइनिंग जब करते हैं तो बीच में थोड़ा सा ऐसे पोर्शन छोड़ देते हैं, उसको हम क्राउन पिलर यहाँ पे बोलते हैं। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं, एक मिनट, अगर न्यूमेरिकल जो आएगा उससे पहले का देख लेते हैं, अभी तो टाइम है। ठीक है, कितना बचा है अभी? तो इसको देखते हैं, मैच द माइनिंग मेथड विद दिस। ठीक है, रूमिंग पिलर क्या होता है? रूमिंग पिलर में हमें फ्लैट चाहिए होता है, टेबुलर टाइप चाहिए होता है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, मिनिमम 3 मीटर चाहिए होता है, तो ये अपना आंसर है। क्योंकि रूमिंग पिलर में ना जो मशीन्स हम यूज़ कर रहे होते हैं लोड होल्ड डंप के लिए, तो वहाँ पे 3 मीटर विड्थ ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे मशीन चलेगा। तो अपना टी में हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देन उसके बाद में अपने पास है सो इसका आर कट एंड फिल का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। देन सब लेवल केविंग है, अभी हमने पढ़ा था वीसीआर मेथड, तो राइट, स्टोव के लिए था वो। तो ये अपना एस हो सकता है, प्रोबेबल है। तो पी में हमारा फर्स्ट ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है? पी में फर्स्ट है ही नहीं, तो पी में सेकंड है, वाह। यार इसका एक्सप्लेनेशन मुझे अभी नहीं पता है, अभी के लिए मैं नोट कर सकते हैं, मैं 25 और 26 छोड़ रही हूँ।
उसके बाद में इसको देख लेंगे कैसे हुआ ये, क्योंकि इसके लिए थ्योरी याद होना चाहिए, तो अभी थोड़ा सा पता नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये हमारा स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। थिकनेस ऑफ अ कोल्ड डिपॉजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ spherical semi-variogram cold model with a sill value of 5 meter square. If the semi-variogram value at leg distance is 3 meter square, the correlation uh, value at the same leg distance क्या होगा? सो यहाँ पे करा हुआ है ये। इसमें क्या किया है, सिल वैल्यू हमें गिवन है, लेग डिस्टेंस हमारे पास में 3 मीटर स्क्वायर गिवन है यहाँ पे। तो सी एच की वैल्यू आ जाएगी, सी एच की वैल्यू आ जाएगी तो टी एच हमारे पास में आ जाएगा। सो बेसिकली ये सब स्टेटिस्टिक्स या फिर मतलब फॉर्मूलेज हैं थोड़े बहुत, ये थोड़ा याद होना चाहिए। ये माइंड ऑप्टिमाइजेशन में काम आते हैं। तो सी एच बेसिकली क्या होता है, अ, और एच हमारे पास में है लेग डिस्टेंस। इसका आंसर तो सिंपल था। नेक्स्ट पे आते हैं। फाइंड द मोड फ्रॉम द, अच्छा मोड क्या होता है, तो जो सबसे ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा रीअकरिंग वैल्यू होता है उसी को हम मोड बोलते हैं यहाँ पे। तो 17 19 इसमें देख लो, 1 2 3, ये 3 टाइम्स है 4, और 15 हमारे पास में 3 टाइम्स है, 18 हमारे पास में 1 2 2 टाइम्स है। तो ज़्यादातर 17 ही है, 4 टाइम्स है, तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी में बहुलक बोलते हैं इसको, मोड मोड मीड मीन मीडियन, है ना। मीन क्या होता है, मीन होता है एवरेज, मतलब समीशन ऑफ वैल्यू एंड नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। मोड होता है रीअकरिंग वैल्यू, ठीक है। और मीडियन होता है हमारे पास में, सपोज हम इसको मतलब 1 2 3 4 5 लिखा है, तो जो सेंट्रल वैल्यू है उसको हम मीडियन बोलते हैं। इसका भी एक क्वेश्चन है मीडियन का, शायद वो आएगा अभी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, तो कोरिलेशन कैसे होता है, अच्छा +1 -1 होता है, सिंपल पार्शियल मल्टीपल होता है, लीनियर नॉन लीनियर होता है, तो ऑल ऑफ द ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि दो वैल्यू है, वो लीनियर, उनके बीच में रिलेशन कैसा हो सकता है, लीनियर या तो हो सकता है सिंपल लाइन हो, या फिर हो सकता है वो इस तरह से कर्व कर रहे हो, राइट, इस तरह से कोई कर्व हो नॉन लीनियर, तो ये भी कोरिलेशन है। सिंपल पार्शियल मल्टीपल होता है कि मतलब सिंपल रिलेशन हो गया, मल्टीपल हो गया कि यहाँ पे रिलेशन है यहाँ पे, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये पार्शियल हो गया। मल्टीपल में इस तरह से होगा, जैसे यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो डिफरेंटली वो रिलेट कर रहा है, तो ये ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इसका आंसर होता है। सेमी वेरियोग्राम मॉडलिंग इज यूज्ड फॉर रिजर्व एस्टिमेशन, तो ये जियो स्टेटिस्टिकल मेथड है, इसमें सेमी वेरियोग्राम यूज होता है। नेक्स्ट आ गया ग्रेड वैल्यू ऑफ एलुमिना एट 3 सिंपल लोकेशन यूजिंग द इनवर्स स्क्वायर। तो एक इनवर्स डिस्टेंस होता है फॉर्मूला, एक रिगिंग होता है, और एक इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस होता है। तो इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस में क्या होगा, इसमें हम इस तरह से सबसे पहले इन्वर्स करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे। सो इस तरह से हमें इसका समीशन करना है, ठीक है। और ऊपर भी समीशन चलेगा, तो जैसे कि मैं बता देती हूँ, 30% डिवाइड बाय 90, इस तरह से हमें 3 रेशियो निकालने होंगे, और फिर हमें इनका एवरेज करना है। फॉर्मूला यहाँ पे प्रिसाइजली लिखा हुआ है, जैसे कि हमारे पास में पहली ग्रेड है 30 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। देन अगली ग्रेड, अगला क्या है, मुझे यहाँ पे देखो 30 40 और 36 है, ठीक है, 30 36 42, ठीक है। सो ऐसे ही है यार, इसमें जैसे लिखा हुआ है
अगर यहाँ पे बोलता इनवर्स डिस्टेंस, तो यहाँ पे d1 स्क्वायर जो यूज़ कर रहे हो उसकी जगह d यूज़ करते। और इनवर्स का सिंपल मतलब है कि जो डिस्टेंस है उसे इनवर्स में लेना है, ठीक है, ऊपर भी और यहाँ पे भी, और मल्टीप्लाई करना है उसकी ग्रेड से। तो ये कब करते हैं, जब जैसे कि यहाँ पे एक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, और हमें इस वैल्यू की ग्रेड फाइंड करनी है। हमने यहाँ पे बोर होल किया, यहाँ पे बोर होल किया, यहाँ किया, यहाँ किया, पर अब हमें बीच की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो हम डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ से इसकी कितनी डिस्टेंस है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, और फिर डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला लगाते हैं उसकी ग्रेड फाइंड करने के लिए। तो ये सिंपल फार्मूला है, इससे अपना 39 मतलब अप्रोक्स 40% अपना आंसर आ रहा है। तो मतलब ये बोल रहा है कि अगर एक पॉइंट है, उससे 3 पॉइंट है जिसमें एक 30% है, एक 40 है और एक 36 है, और वो भी डिफरेंट डिस्टेंस पर है। तो जो सबसे क्लोज होगा उसके सबसे ज़्यादा क्लोज इसका आंसर होना चाहिए। तो अपना आंसर भी 40 आ रहा है देखो, और सबसे ज़्यादा 30 मीटर पे हमारा 42 है, तो इसके क्लोज इसका आंसर था। तो ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन 24, 24 कौन सा है? ठीक है, तो हैंगिंग वो इसमें मैच करना था आपको सारे ऑप्शंस। तो मान लो ये डिपॉजिट है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो यहाँ पे मटेरियल है उसे हम बोलते हैं हैंगिंग बॉल, ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन है उसे हम बोलते हैं फुटबॉल। ये तो हो गया हैंगिंग बॉल एंड फुटबॉल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बी के संग में हमारे पास ऑप्शन आ गया, बी के साथ आ गया फर्स्ट, सी के साथ आ गया फिफ्थ, ठीक है। चेक कर लो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, डी में है 1 और डी में है फिफ्थ, तो ये ऑप्शन है। अब ऐसा सेम है क्या कोई, तो ऐसा नहीं है, तो अपना आंसर ए हो गया। पर उसके अलावा भी अगर चेक करना है, जैसे अगर मान लो कि ये दोनों सेम होते हैं, तो वेस्ट मटेरियल एडजेसेंट टू अ मिनरल डिपॉजिट, तो ये होता है कंट्री रोड, ठीक है, ई। उसके अलावा क्राउन पिलर क्या होता है, तो जब हम मल्टी सीम माइनिंग कर रहे होते हैं तो बीच में पिलर छोड़ते हैं यहाँ पे इस तरह से, तो उसे हम क्राउन पिलर बोल देते हैं। क्राउन मतलब जैसे सिर पे ताज ऊपर पहनते हैं तो क्राउन हो गया। सिल पिलर, सिल मतलब नीचे जमीन पे जो होता है, मतलब अगर एक पिलर है तो टॉप सरफेस पे जो छोड़ रहे हैं उसे क्राउन बोल देंगे, बॉटम ऑफ सरफेस पे जो छोड़ रहे हैं उसे सिल पिलर बोल देंगे। तो यही क्वेश्चन था। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं, ये थोड़ा लंबा सवाल है, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.